हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का क्लास भी सही से चल रहा है। तो आज हमारा वीडियो का थर्ड पार्ट है। तो आज हम लोग देखेंगे, आपने अभी तक पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में। आज का जो हेडिंग है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण। तो आज हम लोग इसी हेडिंग पे चर्चा करेंगे, पौधा में पोषण होता कैसे है, ये पौधा पोषण प्राप्त कैसे करता है। तो हम अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि जो पहला वीडियो था उसमें कि पौधा जो होता है स्वपोषी होता है। स्वपोषी होता है। तो स्वपोषी का मतलब क्या होता है आप लोगों को जानकारी होगा, हम बताए हैं पहले वीडियो में। अगर नहीं देखें तो आप जा करके देख लें। हम यहाँ पे शॉर्ट में बात करेंगे। स्वपोषी मतलब जो स्वयं से भोजन बनाता हो और पोषण प्राप्त करता हो। जैसे में पौधा होता है, कैसे भोजन प्राप्त करता है, पहले प्रकाश संश्लेषण क्रिया किया, उसके बाद में पत्ती के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के बाद में भोजन बनाता है। भोजन के बाद में पोषण प्राप्त होता है उसको। तो आज हम लोग जो देखेंगे पौधे में पोषण के बारे में देखेंगे। तो हमने बताया था कि अपवाद में कुछ ऐसे भी पौधा हो सकते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो जो पौधा में पोषण का प्रकार है, पौधा में पोषण का प्रकार वो दो भागों में बांटा गया है। एक तो स्वपोषण, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, स्वपोषण। उसके बाद में जो दूसरा है उसमें वैसा पौधे का नाम, वैसा पौधे को डाला गया है। वैसा पौधा जो अपना भोजन खुद नहीं तैयार कर सकते हैं। तो ये भी जो होता है ये दो प्रकार का होता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक तो होता है, इसमें दो प्रकार कौन कौन होता है। एक होता है मृतजीवी, एक होता है मृतजीवी। पौधा में भी एक मृतजीवी होता है। जो दूसरा होता है वो होता है आपका परजीवी। हालांकि मृतजीवी परजीवी हम अपने सेकंड वीडियो में बता चुके हैं ये कैसे ये पोषण प्राप्त करता है, ये दोनों मृतजीवी और परजीवी। तो अगर आपको ना जानकारी है तो आप जाकर के सेकंड वीडियो हमारा देख लें। तो ये सबको जो दूसरा पार्ट है इसका, यानी कि जो वैसा पौधा जो अपना भोजन खुद नहीं तैयार कर सकते, इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग स्वपोषण को देखते हैं। स्वपोषण होता कैसे है। तो स्वपोषण करने वाले पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होता है। प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है। तो हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया। ये क्या होता है। तो चलिए हेडिंग दीजिए अपने कॉपी में और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीधे शब्द में कहा जाए तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया, आप लोग पहले 7वां या 8वां में दिया है ये चीज़, ये परिभाषा की वैसा प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोला जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग थोड़ा सा और डीपली से जानेंगे और बहुत बेहतर तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं कि ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है इसमें क्या क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे मेन पॉइंट है। हम सारे पॉइंट को लिखवा देंगे आपको अभी समझने के लिए। हम जो बोर्ड पे लिखे हैं आप देख रहे हैं। तो इसमें सूर्य की उपस्थिति में होता है और इसमें ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल कार्बनिक अणु यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु के ग्लूकोज में होता है। यानी कि इसका जो एक रासायनिक सूत्र दिया हुआ है, आप लोगों के बुक में भी दिया होगा, 6CO2 प्लस 12H2O। अब ये इसमें सूर्य के प्रकाश डाला जाएगा, सनलाइट दिया जाएगा। और किस पे, तो क्लोरोफिल पे सनलाइट दिया जाएगा। तो ये क्या किस में विखंडित होगा, ग्लूकोज में। C6, ग्लूकोज का सूत्र आप लोगों को याद है, H12O6। और भी चीज़ बनेगा, वो बनेगा 6O2
फिर बनेगा CH2O, इसको क्या बोलता है? ग्लूकोज। तो ये हुआ आपका प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। ये समीकरण को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर परिभाषा पूछे कि ये चीज़ होता है क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होता है या फिर कैसे होता है, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी कि स्वयं तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य की उपस्थिति में होता है। सूर्य के उपस्थिति में होता है। ये 2-3 पॉइंट है, आप लोग देख लीजिएगा और अपने को नोट्स में नोट भी कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता कहाँ है? आखिर में ये तो कहीं ना कहीं पे होता ही होगा। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होता है, ये हम लोग आगे देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का स्थान कहाँ होता है, तो आगे हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण, देखिए मुख्य चीज़ में आप लोग पहले से पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो आपके पत्तियों में होता है। तो जो कि हरी हरी पत्तियाँ होती हैं, उन सारे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। तो हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्तियों में होता कैसे है, जो कि आप 10th में ही पढ़ना है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो पूरा क्रिया होता है, पत्ती में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी में ये सारा प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण का होता है। यहाँ पे एक आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया शुरू से लेकर अंत तक कहाँ पे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके बिहार बोर्ड की तरफ से। चलिए हम लोग पूरा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है ये हम लोग समझते हैं। एक क्वेश्चन आया तो हम आपको बता दिए। आप लोग की स्क्रीन पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है और ये क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसको हिंदी में पर्णहरित बोला जाता है। पर्णहरित हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उन्हीं की सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होता है। तो हम लोग कुछ अपने परीक्षा के ख्याल से प्रश्न को देखते हैं आगे। ऐसा संभावित प्रश्न आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा पत्तियाँ। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग बोला जाता है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं। तो आप लोग लिखिएगा कि जो हमने पहले बताए हैं क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल को जिसको हिंदी में पर्णहरित बोला जाता है, पर्णहरित को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रकाश संश्लेषी अगर अंग पूछे तो आप बोलिएगा पत्तियों को, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे कि प्रकाश संश्लेषी इकाई, प्रकाश संश्लेषी इकाई तो भी आपका जो सही आंसर होगा पर्णहरित ही होगा। इकाई और अंगक एक ही को बोलेंगे और अंग जो होगा वो पत्तियाँ होगा हमेशा, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव VVA में आ सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ये पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अपघट्य
क्या है, तो आप लोग एकदम निश्चिंत होकर के लिखिएगा कि इसमें महत्वपूर्ण अपघट 4 होते हैं। पहला जो कि पर्णहरित, जिसको अंग्रेजी में हम बोले थे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो कि अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो, कि क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है और कुछ भी जोड़ सकते हैं। चलिए, तो पहला ये हुआ घटक। जो दूसरा घटक है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। ठीक। और जो तीसरा घटक है आपका वो है आप लोगों का जल, यानी कि हमने पढ़ाया जो सूत्र लिखवाए उसमें जल भी है अभिक्रिया करने के लिए। उसके बाद हम लोग चौथा घटक देखते हैं। चौथा जो घटक है सूर्य का प्रकाश। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को भुलवा सकता है। अगर पूछेगा कि सूर्य के प्रकाश के बिना क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सकता है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं हो सकता। आप सूर्य के बिना प्रकाश संश्लेषण क्रिया। अगर यही क्वेश्चन और भी बोला जाए कि पर्णहरित के बिना यानी कि क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। जल के बिना प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी नहीं हो सकता है। तो ये जो 4 चीज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, इसीलिए इन लोगों को अपघट बोला जाता है। ये अगर नहीं रहेंगे चारों तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा। तो चलिए, हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत अच्छे से समझा। और अब हम आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग तो करते नहीं हैं, आते हैं वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो जो कल का टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जो कल हम लोग पढ़ेंगे यानी कि नेक्स्ट सप्ताह में हमारा 2 वीडियो आएगा बायोलॉजी का। एक मंडे टाइमिंग जो होगा आप लोगों का मॉर्निंग में 8 o'clock यानी कि 8 बजे। और जो दूसरा वीडियो आएगा हमारा फ्राइडे को टाइमिंग्स यही रहेगा, मॉर्निंग 8 बजे। ठीक है। तो बायोलॉजी का जो वीडियो आएगा हमारे यही समय पे आएगा, 2 दिन सप्ताह में 2 वीडियो काफ़ी है। आप लोगों को टाइम पे सिलेबस खत्म हो जाएगा। अभी तो साल भर है पढ़ने के लिए, हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आपको। और एक टारगेट दिए थे, सेकेंड वीडियो में अगर आप लोग वो पूरा करवा देते हैं तो हम मैथ का भी वीडियो इस पर डालेंगे। मैथ और सोशल साइंस। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 4, तो किस टॉपिक पे होगा वो हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ये जो होगा मेन पॉइंट यही होगा, जंतुओं में पोषण। इसमें हम लोग देखेंगे कि जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, क्योंकि हमने बताया था सेकंड वीडियो में कि पोषण हर एक चीज़ के लिए अलग अलग होता है। यानी कि कोई पेड़ पौधा है तो वो अलग पोषण करेगा, उसके बाद में जंतु है तो वो अलग पोषण करेंगे, मानव का जो पोषण प्रक्रिया है वो सब अलग होता है। तो वैसे हम लोग एक एक करके सबका पोषण प्रक्रिया देखेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जंतुओं में पोषण। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, और ठीक है।